जो नहीं की वो थोड़ा सा ध्यान रखें भैया, सुधर जाओ। हमने पहला पढ़ा था इसमें ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा है पढ़ा है इसमें हमने आराम शाह से अपन को मतलब नहीं है, इल्तुतमिश। तीसरा हमने शासक पढ़ा है इसमें महिला के रूप में रजिया सुल्ताना। और बाद में अपन ने बैराम सार, नादिर सार, उनका थोड़ा सा टाइम याद रख लेना। और बाद में आया था अपना बलबन, 65 से 86 तक आपका ये बलबन रहता है। बलबन में हमने कुछ पढ़ लिया था। देखिए आपके 1286 ईस्वी के अंदर बलबन की मृत्यु हो जाती है। तो बलबन की मृत्यु होती है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, आपके आंतरिक ग्रह क्लेश या ग्रह युद्धम जिसको बोल सकते हैं, वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और जिसमें ये जो 40 तुर्कानों वाले इनके जो आंतरिक सत्ता लोलुपता को लेकर के आंतरिक विरोध स्टार्ट हो जाता है। कोई शक्तिशाली शासक नहीं आता, जिसमें एक शासक मिलता है आपका केकुबाद और एक मिलता है आपका कयूमर्स। कयूमर की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? 1290 ईस्वी के अंदर जलालुद्दीन, जो इसी का एक सेनापति था, जलालुद्दीन खिलजी। पूरा नाम बोलें तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। आप जलालुद्दीन खिलजी याद रख लें, काम चल जाएगा 1290 में। तो बलबन की अपन को दो बातें और पढ़नी है। हमने दो बातें देखी, विशेष रूप से पढ़ ली थी कि बलबन ने एक तो कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त और लोहे की नीति बलबन ने अपनाई थी, जो प्रसिद्ध है। और इसने एक नई प्रथा का प्रचलन किया था। एक थी आपकी सिजदा और एक थी पाबोस। सिजदा में झुक करके सुल्तान को सलाम करना होता था और पाबोस में लेट करके सुल्तान के पैरों को चूमना होता था। तो ये आपको व्याख्या नहीं करनी है, केवल इतना ध्यान रखना है। और बलबन का एक और नियम है, वो है राजत्व का सिद्धांत। ये फेमस है, ध्यान रख लेना, राजत्व सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत के अनुसार बलबन का ये मानना था कि सुल्तान या राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर ने इसे देवीय गुणों से ओतप्रोत करके भेजा है, अपना मॉनिटर बना करके भेजा है। इसलिए उसका ये अधिकार है कि वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर के यहाँ पर शासन करे। ये क्या है इसका? राजत्व का सिद्धांत। ये अपने के अनुसार भी यही माना गया है, समझे? तो अपने विद्वान भी यही कहेंगे कि राजा है वो ईश्वर का रूप है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, क्योंकि उसके पास में न्याय करने की शक्ति है, समझे? तो राजत्व का सिद्धांत बलबन का याद रखना आपको। बलबन की हो जाती है भैया यहाँ पर मृत्यु, और उसके बाद में 4 साल तक। तो जिन बुकों में यहाँ पर 96 है वो 86 कर लेना, क्योंकि इसका शासनकाल ही गुलाम वंश का कहाँ से कहाँ तक चला है? 1226 से 1290 तक चला है, समझे? तो 1286 में हो गई मृत्यु, 4 साल तक उठापटक चली। और केकुबाद कयूमर्स की 1290 के अंदर जलालुद्दीन फिरोज शाह के द्वारा क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और इसी हत्या के साथ में आपका कौन हो जाता है? पूरा गुलाम वंश पूरा हो जाता है, गुलाम वंश पूरा हो जाता है। यहां तक क्लियर? ओके ओके ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके अगला वंश, जिस वंश का नाम है खिलजी वंश या खिलजी साम्राज्य। ये अब आपको बताना होगा कि खिलजी साम्राज्य या खिलजी वंश का टाइम कितना है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, मध्यकालीन इतिहास की फर्स्ट क्लास में मेरे द्वारा आपको पढ़ा दिया गया है। आपको बताना भैया कि खिलजी वंश का है वो टाइम क्या रहेगा।
खिलजी वंश या खिलजी साम्राज्य। टाइम बताओ। एक तो क्लियर हो गया कि 1290 के अंदर क्या हुई है, हत्या हुई है, तो 1290 से सो है। और अंत में कहां तक आएगा? शाबाश रमेश, रवीना, वासुदेव, महिपाल, हैं, पिंकी, शारदा। 1290 से 1320 ईस्वी। अरे इतिहासकार बन गए। हाँ, बहुत ही अच्छे से याद कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार ये ध्यान रखना, एक बार अगर आपने मन लगा के इंटरेस्ट लेकर के पढ़ लिया ना, फिर भूलोगे नहीं। ये हो सकता है कि जैसे कोई डाटा भूल जो कि यार किसने किससे युद्ध किया था, लंबा टाइम हो जाए तो नहीं, फिर आपको ये सब याद रहने वाला है। 70% जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मान के चलो। बहुत ही अच्छी बात है। 1290 से 1320 किसका टाइम है? किसी राजा का नहीं है, डायनेस्टी का है। कौन सी? खिलजी। खिलजी में पहला ही है राजा, उसको हम पढ़ लेते हैं। उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी है वो इसका संस्थापक है। किसका? खिलजी वंश का। शासन करता है 1290 से 1296 ईस्वी तक। 96 तक किसके द्वारा यहां पर शासन किया जाता है? वो किया जाता है आपके जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि अब ये देखो, ये उनसे कोई रिलेटेड नहीं है, गुलाम वंश से इनका कोई रिलेशन नहीं है। बलबन तो चालीसा जो गुट था उसका सदस्य था और एक दूसरे के वो गुलाम थे, लेकिन ये उनके सेना में था और वहां से इसने तलवार के दम पर गुलाम वंश को खत्म किया और बुजुर्ग था ये, और खिलजी वंश की इसने स्थापना की। समझे? बुजुर्ग था और दयावान भी था। किसके द्वारा? किसके अनुसार? आपके ऐबक की तरह, अनुसार नहीं सॉरी, ऐबक की तरह। ऐबक की तरह ये भी एक दयावान सुल्तान था। लगभग ऐसा माना जाता है कि ये 70 साल का था। कितने साल का? 70 साल का। लेकिन ये देखो, ये आपके थोड़े से और ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन मैं यहां पर आपको तरीका बदल रहा हूं। और सालों में पढ़ाते थे तो हम क्या पढ़ाते थे कि खिलजी वंश में जलालुद्दीन का कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, इसलिए संस्थापक है, 6 वर्ष शासन करता है। इधर अलाउद्दीन खिलजी, इधर आपके रणथंभौर के चौहान और मेवाड़ के राणा हमीर सिंह, सॉरी आपके राणा रतन सिंह। तो यहां पर आपके मीरदेव चौहान और आपके यहां पर राणा रतन सिंह, तो इनके द्वारा ये एक दूसरे से करवा करके ऐसे कर देते थे। लेकिन मैं समझ रहा हूं आपके वहां पर हम पढ़ेंगे ना, तो इसको मैं दोबारा पूरा पढ़ा दूंगा। और आज हम खिलजी है, बाद में तुगलक है, बाद में सैयद है, लोधी है, सल्तनत काल पढ़ेंगे, और बाद में हम पूरा का पूरा इनके सामने राजस्थान के योद्धाओं के द्वारा इन विदेशी आक्रमणकारियों को रोका गया है, उन योद्धाओं को पढ़ेंगे। चाहे महाराणा प्रताप हो और चाहे आपके रावचंद्र सेन हो, चाहे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, इन सबको हम पढ़ेंगे। समझे? तो वो भी पढ़ाया जाएगा आपको हमीरदेव चौहान के सामने, ये इनके द्वारा टेक किया जाता। हुआ क्या देखो, इलाहाबाद के अंदर 1296 ईस्वी के अंदर हत्या कर दी गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी था जो इसका एक तरीके से भतीजा भी था और इसका दामाद भी था। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे या दामाद ने क्या कर दी? 1296 ईस्वी के अंदर, 1296 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी? हत्या। और खुद क्या बन गया? 1296 ईस्वी के अंदर दिल्ली का सुल्तान बन गया, जो 1316 ईस्वी तक शासन करता है। तो मतलब खिलजी वंश है वो आपका पूरा किसके इर्द गिर्द घूमेगा? आपके अलाउद्दीन खिलजी के। क्यों? क्योंकि 1290 से 1320 तक किसके द्वारा शासन, किसका राज है शासन काल?
पूरे खिलजी वंश का ही पूरा 1290 से 1320 है। तो इधर 6 साल ये और 4 साल ये, क्योंकि 4 साल तो पहले जा रहा है, 6 साल लेट आ रहा है, 6 वर्ष लेट आ रहा है, 4 वर्ष पहले जा रहा है। इन 10 वर्षों को छोड़ करके, तो इन अंतिम शासकों को छोड़ करके और संस्थापक को छोड़ करके पूरा जो खिलजी वंश है वो आपका चाहे उत्थान करे चाहे पतन करे, और इसका जो पूरा प्रश्न है वो कहां पर घूमता है, आपके अलाउद्दीन खिलजी पर घूमता है। देखिए, ये भतीजा दामाद था और जलालुद्दीन उदारवादी शासक था, इसलिए किसी को ज्यादा सजा वजा नहीं देता था। 1296 के अंदर क्या कर दी गई, हत्या। ये देखो फिल्म आई हुई है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। फिल्म का नाम है पद्मावत, समझे। इसके अंदर पूरा सीन दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये आता है, किस प्रकार से उसकी हत्या करता है। तो आप फ्री हैं तो देख लेना, जिन बच्चों की देखी हुई है उनको फिर आपको दोबारा से नहीं देखना कि चलो आज सर ने कहा है पद्मावत देखेंगे। देखी हुई है, आपकी स्टोरी समझ में आई हुई है तो ठीक है। अब देखिए, इसमें अलाउद्दीन खिलजी है, इसने सब ये स्थिति भांप ली थी कि जलालुद्दीन खिलजी से तो ये शासन टाइम ज्यादा तक नहीं चलेगा, अपना शासन जाएगा। ये एक तरीके से इसका गवर्नर था दक्षिण भारत में। तो जलालुद्दीन खिलजी को हटाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को क्या चाहिए था, धन, और धन के लिए इसने क्या किया, अटैक कहां पर करता है, ये देवगिरी करेगा, आपके गुजरात करेगा, वारंगल करेगा कर्नाटक वाले क्षेत्र में, और पांडे देश में करेगा, समझे। और उत्तर भारत में ये करेगा आपके रणथंभौर के चौहानों के साथ में, और आपके जालोर के चौहानों के साथ में, और आपके चित्तौड़ के राणाओं के साथ में। तो समझे, आपके रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान और चित्तौड़ के राणा, और यहां पर आपके देवगिरी, गुजरात, वारंगल, पांड्य देश, इतने ये अभियान करेगा अपने शासनकाल के अंदर। लेकिन ये स्टार्ट कहां से करता है, आपके गुजरात और देवगिरी वाले से। देवगिरी के शासक के समय थे रामचंद्र, और यहां से इसने अपार धन लूट करके ये क्या आ जाता है, लूट के आ जाता है। इस बात की सूचना जब चली जलालुद्दीन खिलजी को, तो जलालुद्दीन खिलजी इससे तुरंत राज दरबार में हाजिर होने का आदेश भेजता है, लेकिन ये नहीं होता है। तो जलालुद्दीन खिलजी खुद हैं, वो देवगिरी आते हैं किससे मिलने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए। और यहां पर इसके द्वारा जो गले के अंदर कीमती मोती है वो पहना हुआ रहता है, तो वो जलालुद्दीन के द्वारा ले लिया जाता है। मतलब जो धन इसने लिया था वो जलालुद्दीन कहता है ये सल्तनत का होगा। तो यहां पर ये बुजुर्ग था ही, जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी है शासक बन जाता है। एक तरीके से क्रूर कह सकते हैं, या फिर रूल रेगुलेशन से चलने वाला शासक कह सकते हैं कि ये एक तरीके से हार्ड रूलर था, रूल का हार्ड शासक था, या फिर हम इसको क्रूर कह सकते हैं। हार्ड इसको इसलिए होना था कि अगर हार्ड नहीं होंगे तो अपने शासन चला जाएगा। यहां तक क्लियर है, तो प्रॉपर खिलजी को स्टार्ट करें। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर आ जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। शासनकाल रहेगा इसका 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी, यह लगभग 20 वर्ष
इन 20 वर्षों में इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और खिलजी वंश का विस्तार किया। देखिए ये शुरुआत करता है आपके गुजरात अभियान से, थोड़ा सा और दिल्ली में ये रह रहे हैं, बीच में आपका दिल्ली से आते हैं तो आपका राजस्थान आता है और ये आपका इधर नीचे रहा गुजरात। तो गुजरात अभियान है वो इस समय यहां पर बघेल राजा कर्णदेव के ऊपर किया जाता है। अब देखिए दिल्ली से ये इधर आ रहे हैं तो इनको गुजरात जाना है, सेना गुजरात जाएगी तो ये किसको क्रॉस करके जाएगी? राजस्थान को। और दिल्ली के एनसीआर में आता था उस समय कौन? रणथंभौर, क्योंकि सवाईमाधोपुर दिल्ली के नजदीक वाले क्षेत्र में था। तो अब उसके सीमा लगती थी रणथंभौर की, तो दिल्ली से निकलते ही पहला कौन आ गया उत्तर भारत में? उत्तर भारत में आपके पहला आ गया रणथंभौर। समझे? और रणथंभौर आता है तो ये आपका यहां पर इस समय शासक हैं वो हैं आपके हमीरदेव चौहान। देखिए इसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय थे उनका पुत्र था गोविंदराज तृतीय या गोविंदराज चौहान। जो गोविंदराज चौहान है ये रणथंभौर से चला जाता है, यहां से कहां से? अजमेर से। अजमेर को ये छोड़ करके रणथंभौर चला जाता है और कुछ इतिहासकारों के अनुसार इल्तुतमिश ने रणथंभौर सौंप दिया था किसको? पृथ्वीराज चौहान के वंशज गोविंदराज को। तो इसलिए रणथंभौर के चौहान शाखा का संस्थापक है वो आपका गोविंदराज, और इसी गोविंदराज का वंशज आपका हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव चौहान है वो सल्तनत काल के अंदर अलाउद्दीन खिलजी से सामना करेगा, और वो आपका सामना करेगा 1301 ईस्वी। इधर से आपके एंटर होते ही पहला नंबर आ जाता है आपके तो 1301 ईस्वी में। क्लियर ओके ठीक है। 1301 ईस्वी के अंदर यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अभियान किया जाता है। अब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ये सक्सेसफुल नहीं रहा, तो हम प्रॉपर रूप से हमीरदेव चौहान पढ़ेंगे ना तब आई गई है ना, किस प्रकार से यहाँ पर धोखाधड़ी की गई थी और रणथंभौर को जीता गया था। तो हमीरदेव चौहान है वो अंतिम रूप से वीरगति को प्राप्त होते हैं, और इनकी रानी के द्वारा यहाँ पर क्या कर लिया जाता है? जौहर, और इनकी एक पुत्री भी है, रानी भी है रणदेव, तो इसके द्वारा जल जौहर, ये आपके रणथंभौर का फेमस है जल जौहर। तो वो प्रॉपर वहां पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। यानी यहाँ पर ये पदमला तालाब के अंदर पीछे कूद करके जौहर कर लेती है। तो राजस्थान का प्रथम जल जौहर हो गया। ठीक है, ये यहां से निकलता है तो जालोर में देखो आपके सिवाना का दुर्ग, जो मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली या मारवाड़ के गढ़ की जो कुंजी है, और इसकी कुंजी है वो है झाहिन दुर्ग। थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ये आपको वैसे ज़्यादा इनको डिप्रेशन मत लेना, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है। तो देखिए रणथंभौर की कुंजी झाहिन दुर्ग है, तो झाहिन दुर्ग से ये रणथंभौर को जीतता है, और आपके सिवाना दुर्ग से जालोर को जीतता है, जिसमें कानड़देव चौहान है वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो वो जालोर तो अपना पूर्ण रूप से सिलेबस में नहीं, और आगे ये फिर दक्षिण में गया तो फिर गया ये चित्तौड़ जाने का कारण दूसरा था, क्योंकि इस समय इनको चित्तौड़ जाने की जरूरत नहीं पड़ी गुजरात से, ये यहाँ से सीधे निकल गए, तो चित्तौड़ इनके रास्ते में नहीं है। समझे? चित्तौड़ की से युद्ध का कारण था साम्राज्यवादी नहीं था, वो था महारानी पद्मावती, या जिसको हम कहते हैं रानी पद्मिनी। तो ऐसा माना जाता है कि राणा जो रतन सिंह थे इस समय उनकी तो ये भी हम प्रॉपर रूप से आपके सिलेबस में नहीं है, वहां पढ़ेंगे। तो ये स्टोरियां आप सबने पढ़ रखी हैं। ये इसके उत्तर भारत के अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा।
तो ये दो महान योद्धा थे। राजपूत योद्धा कौन हो गए? हमीरदेव चौहान, जो चौहान राजवंश के हैं, और राणा रतन सिंह हैं, जो चित्तौड़ के मेवाड़ के शासक हैं, जिन्होंने क्या किया है? अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया है और अंतिम रूप से ये वीरगति को प्राप्त हुए। दक्षिण भारत में देखो, अब गुजरात आपका एक तरीके से दक्षिण भारत में आ गया। फिर आपका ये देखो पूरा इस क्षेत्र को करेगा ये लास्ट तक, जिसमें आपका कर्नाटक वाले क्षेत्र में आ जाएगा वारंगल। यहां से इसको कोहिनूर का हीरा मिलता है ना। और बाद में आ जाता है आपका पांडे देश। उस समय पांडे देश था, यहाँ पर पांडे राजवंश था, मैंने आपको बताया था। यहां तक क्या करेगा? केवल ये दक्षिण भारत का साम्राज्य विस्तार है, विंध्याचल पर्वत को क्रॉस करके यहां पर ये केवल कर लेगा साम्राज्य विस्तार में, इनको अधीनता स्वीकार करके, और कि आप हमें कर देंगे और आपके प्रशासन में हम किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप हमें टैक्स देते रहेंगे और हमारी अधीनता स्वीकार दिल्ली दरबार से करते रहेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो बताएं आगे फिर एक दो बात और कर लेते हैं। ओके 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 ठीक है। अब देखिए, जो इसने जो गुजरात अभियान किया था, तो आपको फिल्म में देखने में मिलता है, वो मिलता है यहां पर मलिक काफूर। मलिक काफूर जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा फिल्म में, जो इसको मिलता है, यानी ये एक प्रकार से थर्ड जेंडर था। तो ये है वो, इसको यहां से मिलता है गुजरात अभियान से, जो हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर के मुस्लिम धर्म में अपनाया हुआ था। मलिक काफूर जो थर्ड जेंडर था, और इसने देखिए क्या किया, अलाउद्दीन ने इसको अपनाया और अपना सेनापति बनाया। और दक्षिण भारत के जो सभी अभियान हैं वो किसके नेतृत्व में किए जाते हैं? वो किए जाते हैं आपके मलिक काफूर के द्वारा। मलिक काफूर है जो इसका साथ मिलता है, और इसी मलिक काफूर ने, क्योंकि ये गुजरात से मिला तो आगे वाला ये जानेगा, तो इसी मलिक काफूर के सहयोग से ये दक्षिण भारत में आपके देवगिरी, वारंगल, पांडे राज्य तक, रामेश्वरम तक ये क्या करता है, जो तमिलनाडु में रामेश्वरम है, यहां तक ये क्या करता है, अपना साम्राज्य विस्तार करता है। तो इसने एक प्रकार से एक ये राजस्व का ढांचा खड़ा कर लिया, क्योंकि ये यहां से कर मिलेगा, समझे। अब देखिए अब हमें अलाउद्दीन जो खिलजी है उसको साम्राज्य विस्तार के साथ साथ में कुछ इसके द्वारा परिवर्तन किए गए, उनके बारे में ध्यान रखना। एक तो देखिए, इन्होंने सेना में परिवर्तन किया, एक इसने प्रशासन में, और एक इसने परिवर्तन किया था राजस्व में। हार्ड रूलर था, मैंने आपको पहले ही बताया, ये इसके द्वारा किया गया। देखो इसके द्वारा क्या किया गया। पहले यहां पर रूल था कि जो जिसको हम खम्स कहते हैं, खम्स एक प्रकार का ये कर था, और ये क्या था कि किसी भी युद्ध में लूटा हुआ धन है उसका 3/4 है वो सेना का होगा, 1/4 है वो राजा का होगा। सेना को वेतन नहीं मिलता था अब तक, समझे। अपने राजपूतों में भी नहीं मिलता था, राजपुताने में भी। यहां पर मैंने आपको बताया जमींदार, जागीरदार नियुक्त कर दिया जाता था, सामंत नियुक्त कर दिया जाता था। तो उसको कि भाई इस एरिया से जितना जो कराएगा वो आपको लेना है, और अपनी सेना को वो आपको देना, आप जानो अपना काम बने। इसने क्या किया, यहां पर जो इक्तादारी प्रथा चलती थी कि अपने जो जमींदार थे वो यहां पर इक्तादार थे, लेकिन इसने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया कि ये पूरा का पूरा धन किसका होगा, राजा का होगा, और सेना को क्या मिलेगा, वेतन। तो सबसे पहले सेना को वेतन देने वाला
ये वेतन देना प्रारंभ करने वाला शासक कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी हुआ। फिर सेना में विद्रोह हुआ तो इसका उल्टा कर दिया कि 1/4 है वो सेना का होगा, ठीक है, वेतन भी होगा, और लूट का माल 1/4 सेना का, 3/4 राजा का। ये इसके द्वारा परिवर्तन किया गया था। तो मुख्य रूप से अपन को ये ध्यान रखना है, वेतन वाला याद रख लेना आप कि इसने वेतन है वो सैनिकों को नगद देना प्रारंभ कर दिया था। ये पहला शासक है जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? तो भैया बताओ। एक देखिए राजस्व से संबंधित है, तो उसने मुख्यतः एक नया ढांचा जो है वो खड़ा किया था, जिसमें अमीर वर्ग है जो आपकी है, जिनकी संपत्ति है उनको है जब्त किया था, और एक खालसा भूमि, खालसा यानी आपके हम पढ़ेंगे औरंगजेब के टाइम है वो जोधपुर को खालसा घोषित किया गया था। तो खालसा है उसका भी इसने क्या किया है, यहाँ पर भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्य किया है। खालसा यानी जो बंजर भूमि होगी उसको कृषि योग्य बनाने का कार्य किया था। दिल्ली में इसने जो शराब है उसके ऊपर है निषेध लगाया था। मद, शराब को कहते हैं मद। तो ध्यान दें, औरंगजेब भी बहुत क्रूर शासक था, लेकिन कहा जाता है कि ये पक्का मुसलमान था जिसने शराब नहीं, क्योंकि पक्का मुसलमान शराब नहीं पीता है, 5 टाइम नमाज करता है। तो इसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने भी यहाँ पर क्या किया है, मद को निषेध किया है और गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। तो गुप्तचर प्रणाली तो देखो अपने गुप्त काल में, मौर्य काल में सब में हुआ है, यानी जो क्या होंगे आपके वर्तमान में जो आपका आईबो विभाग है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो गुप्तचर के रूप में कार्य करते हैं। तो उस समय भी ये गुप्तचर प्रणाली थी, इसने भी क्या किया, यहाँ पर गुप्तचर विभाग का स्थापना की है। इसके अलावा अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाया कि जो ये अमीर लोग हैं ये परस्पर मेल मिलाप करके सुल्तान के खिलाफ क्या कर सकते हैं, साजिश कर सकते हैं। इसके लिए इसने मेल मिलाप पर पाबंदी लगा दी। और देखिए इसने इतने बड़े साम्राज्य का जो है स्थापना करने के बाद में विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी कि मैं पूरे विश्व को जीतना चाहता हूं, पूरे विश्व का, आपके सिकंदर की तरह। इसलिए इसने एक बहुत बड़ी उपाधि धारण की थी, अस्मिन उल खिलाफत। अस्मिन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन, ये इसकी उपाधि थी, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। तो ध्यान दें, इसको ज्यादा कोई मतलब नहीं है अपन को। तो अब इसके अलावा इसने डाक पद्धति, आपके सैन्य पद्धति, गुप्तचर पद्धति, पुलिस पद्धति और जो प्रांतीय प्रशासन था इसके अंदर इसने सुधार किया था। ये सब आपको समझ में आ जाएगा हम जब दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो चेंज करने वाला शासक है वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी, और विशाल सेना का तो इसने काम किया है। और इसने अकबर की तरह कालाबाजारी का ऊपर रोक लगाया है। तो अकबर बाद में होगा। तो यहां तक आपके क्लियर है तो बताओ भैया। ये सब आ जाएंगे जब हम रणथंभ और चित्तौड़ पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन दोबारा आ जाएगा। यहां तक क्लियर है तो बताओ। और इसके द्वारा सुधार किए गए हैं प्रशासन को लेकर के, डाक, पुलिस, प्रांत, सेना, सब को लेकर के ये आपके दिल्ली सल्तनत में आ जाएंगे। और कुछ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अलाउद्दीन है वो 1303 में इसको करता है। ठीक ठीक, 1316 में ओके ओके नो प्रॉब्लम, ओके ओके नो प्रॉब्लम। अब देखिए 1316 के अंदर क्या हो जाती है, अलाउद्दीन की मृत्यु। और अलाउद्दीन की मृत्यु होने के बाद में यहाँ पर आते हैं कमजोर शासक। और कमजोर शासक आता है वो आता है आपका मुबारक शाह खिलजी या कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो आपको इतना याद रख लो, मुबारक खिलजी है वो इसका क्या था, पुत्र था, जो अयोग्य था एक प्रकार से, क्योंकि
इसने अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए जितने भी हार्ड रूल थे उन सबको रद्द कर दिया। जो कठोर आदेश थे उन सबको मुबारक के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, कि जो अलाउद्दीन के समय चलते थे अपन टाइम नहीं चलेंगे। और सब बढ़िया। अब अंतिम शासक याद करो तो कर लो चाहिए। आपका अंतिम शासक है, इसमें है खुसरो शाह सुल्ताना या नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह है वो आपके खिलजी वंश का अंतिम शासक है। यहां तक क्लियर है तो भैया आज की क्लास में इतना ही। खिलजी वंश आपका पूरा हुआ, बढ़िया बढ़िया। चेतन, भावेश नो प्रॉब्लम, रवीना नो प्रॉब्लम, सुशीला नो प्रॉब्लम। ओके सर, ओके ओके, बहुत ही बढ़िया है। हाँ देखो, आप ये इंटरेस्टिंग कब बनता है, जब आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं, तो हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग है, आपके लिए भी। मौत कैसे हुई सर? ऐसे ही हो गई, किसी युद्ध में नहीं है, ऐसे ही हो गई, मेरे को भी नहीं पता कैसे हुई। बस अपन को इतनी है कि इसकी मृत्यु हो गई। किसी युद्ध में मारा जाता तो अपन को ये भी जानकारी मिलती कि हाँ युद्ध में मृत्यु हुई है। वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। ओके ज्योति, ओके सर नो प्रॉब्लम। गौरव नो प्रॉब्लम। पिंकी नो प्रॉब्लम। तरुण कह रहा है कि 20 तारीख से क्या स्कूल खुलेंगी? राम प्यारी ओके। तो देखो इसके बारे में अभी हम बता नहीं सकते। केंद्र सरकार के आदेश आ गए हैं कि कक्षा 9 से 12 तक खुल सकती है। राज्य सरकार के क्या आदेश होते हैं, विभाग के क्या आदेश होते हैं, तो अभी कन्फर्म नहीं बता सकते। आदेश के अनुसार आपको सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन हाँ केंद्र सरकार ने आदेश पारित कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।